we are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines indicated in this order. हमारे देश में एक कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है। और क्या मुमकिन है? हमारे देश की संवैधानिक बेंच ने 15 फरवरी को एक आदेश जारी किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कहा कि 6 मार्च तक किसी भी कीमत स्थिति में तुम वो सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को सुपुर्द करो। चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग 13 मार्च तक वो सारी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे ताकि देश की जनता को जो हमारे देश में कानून है जानने का हक, सूचना के अधिकार के तहत वो जान सकें कि जिनको वो वोट देते हैं वह हमारे देश में वोट लेने वाले नेता और दल किस किस से नोट ले रहे हैं। और हम जानकर के आप हैरान होंगे कि 4 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और मांग करता है कि संवैधानिक बेंच के फैसले को बदला जाए। अब आप समझ सकते हैं जो मोदी है तो मुमकिन है, एक अधिकारी की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो हमारे देश की संवैधानिक बेंच से कहता है आप ये फैसला बदले और हमको 30 जून तक का वक्त दीजिए। अब 30 जून तक का वक्त क्यों मांगा जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी मोटी खाल अधिकारियों की हो गई है, किसके इशारे पर यह किया जा रहा था। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जब पेश हुए तो हरीश साल्वे कहते हैं कि हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी सील बंद लिफाफे में है, तो सील बंद लिफाफे की सील खोल करके देने के लिए 30 जून का वक्त क्यों चाहिए? हमारे देश के अंदर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR जो देश में चुनाव सुधार के लिए 25 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है, उसके पैर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर अवमानना का मुकदमा याचिका दायर की, जिसके लिए प्रशांत भूषण जी पेश हुए। प्रशांत भूषण जी ने कहा पास जो इंफॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संवैधानिक बेंच को अवगत कराया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है, जिस यूनिक नंबर के आधार पर स्टेट बैंक जब कोई राजनीतिक दल उसे कैश कराने के लिए जमा करता है तो वह देखता है उस नंबर के मुताबिक कि यह 15 दिन के अंदर अंदर जारी किया गया था, लिया गया था या उसके बाद का। अब आप समझ लीजिएगा कि इसके बाद में भी क्या होता है, वह 15 दिन बाद अगर समय सीमा खत्म हो गई तो वह PM केयर में तब ट्रांसफर हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड वह कब 15 दिन के अंदर किस तारीख को जारी किया गया, उसका 15 दिन हो गया कि 14 दिन की 13 दिन या 15 दिन की अवधि समाप्त हो गई, यह जानकारी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश पर चुनाव आयोग को देने के लिए तैयार नहीं है। तो किसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? हमारे देश में वसूली करने के लिए, व्यापारी और उद्यमियों से वसूली करने के लिए नरेंद्र मोदी के इशारे पर ED के अधिकारी नोटिस जारी कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, मुकदमे दे रहे हैं और छापेमारी करके, नोटिस जारी करके और गिरफ्तारियां करके वसूली कर रहे हैं।
यही काम सीबीआई के अधिकारी भी कर रहे हैं, यही काम ईडी के लोग भी कर रहे हैं, जो सीबीआई के लोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले भी कर रहे हैं, और जीएसटी की टीम भी यह काम कर रही है। तो अभी बहुत बड़ी बात, राहुल गांधी ने तो इसको कहा वसूली भाई, और निश्चित तौर पर अभी बहुत बड़ी बात यह होने वाली है कि किन किन लोगों को, किन किन व्यापारी और उद्यमियों को ईडी के नोटिस जारी करके, किन किन पर मुकदमा दे करके और किन किन को गिरफ्तार करके वसूली की गई, ये सब भी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और दूसरी तरफ जब हमारे देश में 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही हो, ठीक उसी वक्त पहले ही हमारे देश में एक चुनाव आयुक्त पांडे जी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं फरवरी में, लेकिन अरुण गोयल जो जिनका चयन भी, जिनका नियुक्ति भी बहुत विवाद में रहा, क्योंकि उन्होंने 18 नवंबर 2022 को बीआरएस ली थी शुक्रवार के दिन, और 19 नवंबर 2022 को शनिवार के दिन हमारे देश में कानून मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री सब ने सहमति दे दी और राष्ट्रपति ने भी उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया, और सोमवार को वह नियुक्ति पा लेते हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि फरवरी 2025 में हमारे मौजूदा मुख्य आयुक्त वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, और 2027 तक उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बनना था। अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या कारण है, अरुण गोयल ने अचानक में इस्तीफा क्यों दिया? जिनको विशेष, मतलब आप समझ लो कि तमाम अधिकारियों को दरकिनारे करके, जिनका बीआरएस एक दिन में ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतनी रफ्तार में इनकी नियुक्ति का जो कारण है, जरूर दाल में कुछ काला है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग को जाननी चाहिए, और चुनाव आयोग के पास जाने के बाद देश में देशवासियों को जानकारी मिल जाएगी कि हमारे देशवासी जिसको वोट दे रहे हैं वो नोट किस किस से वसूल रहे हैं, किस किस से वसूली कर रहे हैं, ये जानकारी हो जाएगी। और दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि स्टेट बैंक के अधिकारी किसको बचाने के लिए, किससे छुपाने के लिए सब करने जा रहे हैं, ये एक बात है। और दूसरा सवाल बड़ा है कि जिस अरुण गोयल की नियुक्ति इन विषम परिस्थितियों में, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 18 को बीआरएस 19 की उनकी नियुक्ति हो जाना और सोमवार को वो अपना कुर्सी पर बैठ जाते हों, तब ऐसी स्थिति में उनके इस्तीफा देने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक, सरकार उनसे कुछ ऐसे काम करा रही थी जो उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है और वो मोदी सरकार के इशारे पर वह सब करने के लिए तैयार नहीं है। एक कारण यह हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि अरुण गोयल चुनाव आयुक्त को सार्वजनिक तौर पर खुलासा करना चाहिए कि मोदी सरकार उनसे कौन से अनैतिक काम करने के दबाव दे रही थी। दूसरा बात है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जो चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखा, कहीं इस मसले से बचने के लिए अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, ये बात भी सार्वजनिक होना चाहिए। और तीसरी बात हो सकती है कि अरुण गोयल लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए चुनाव आयुक्त के पद से त्यागपत्र दिया हो। ये तीनों बातें भी अरुण गोयल को खुद ही खुलासा करना चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में जब 2024 का चुनाव की तैयारी चल रही हो, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था कि हमारे देश में चुनाव आयुक्त के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ विपक्ष के बड़े दल के नेता और प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन आनन फानन में हमारे देश में मोदी सरकार ने संसद के अंदर इस कानून को बदली करने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कानून बदली किया गया उसमें यह है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे वह मंत्री शामिल होगा। ऐसी ये चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर के है। लेकिन चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले याचिका विचाराधीन है। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में कि शायद अब वक्त आ गया है और देशवासियों को जानकारी मिल पाएगी कि हमारे देश में वसूली भाई की सरकार असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कैसे कैसे वसूली कर रही है।
ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से छापे डलवाकर कैसे कैसे वसूली कर रही है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि वसूली भाई ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से पहले वसूली के लिए 2017 में आयकर कानून में असंवैधानिक तरीके से बदलाव किया। ये सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुका है। जनप्रतिनिधित्व कानून में असंवैधानिक तरीके से बदलाव किया, ये सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुका है। और हमारे देश में सूचना का अधिकार, जानने का हक, जिसमें हमारे देशवासियों से जो वोट ले रहे हैं वो नोट किससे ले रहे हो, सूचना के अधिकार से उनको वंचित रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था, इसलिए असंवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट के मैं कहता हूं फैसले के बाद देशवासियों को जानकारी मिल पाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं और आप सब लोग अपने विवेक से फैसला लें कि आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला अधिकारी किसको बचाने का काम कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड में वसूली के लिए इस तरीके का जो असंवैधानिक तरीके से तमाम चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं। ये न केवल मैं इतना कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली, ईडी और सीबीआई के छापेमारी से की गई वसूली के लिए, बल्कि यही नहीं उसका निरस्तीकरण तो होना चाहिए, लेकिन जो वसूली भाई के ने जो आज तक वसूली की है, मैं ये कहना चाहता हूं कि असंवैधानिक तरीके से आयकर कानून में तब्दीली करना, जनप्रतिनिधित्व कानून में असंवैधानिक तरीके से तब्दीली करना और इलेक्टोरल बॉन्ड से असंवैधानिक इस इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली करने का जो षड्यंत्र किया है, ये सारा का सारा धन वसूली भाई की पार्टी के खजाने से जब्त किया जाना चाहिए। ये अपील भी मैं करता हूं, क्योंकि अवैध तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली गई रकम को हम वैध कैसे कह सकते हैं, इसको निस्तारण किया जाना चाहिए, उसको जब्त किया जाना चाहिए। और मैं एक और अपील करता हूं कि संवैधानिक बेंच का दायित्व बनता है हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करना, जनप्रतिनिधित्व कानून में जब असंवैधानिक तरीके से बदलाव करना और हमारे देश में सूचना के अधिकार से वंचित रखने और अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने पर आपराधिक मुकदमा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल पर चलाया जाना चाहिए और उस आपराधिक मुकदमे में इन्हें असंवैधानिक काम करने के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। ये मांग मैं करता हूं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संवैधानिक बेंच से। धन्यवाद।